आज से हम लेक्चर के फॉर्म में वर्णमाला पढ़ेंगे। सारे चैप्टर धीरे धीरे करके पढ़ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला। ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? लिखित चिन्ह ही वर्ण कहे जाते हैं। ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। वर्णमाला क्या होता है या वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बहुत पूछता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी में मानक हिंदी वर्णमाला। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब देखिए स्वर के बारे में जानते हैं। स्वर अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ अंग अह। री को भी ह्रस्व स्वर में गिना जाता है। अयोगवाह ठीक है, कुल 10 + 3 = 13 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 13 होते हैं। और ये दोनों क्या है? अयोगवाह है, अंगह। व्यंजन देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, क ख ग अंग, च छ ज ञ, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। आगत स्वर आ आता है, ठीक है। लुप्त स्वर हे राम ओम। द्विगुण उत्क्षिप्त व्यंजन ढ ढ है। उत्क्षिप्त द्विगुण बोलते हैं या ड ढ को क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। कौन से? ड ढ क्या उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन है। अंतस्य व्यंजन में आपका य र ल व आता है और उष्म व्यंजन में श श स ह आता है। संयुक्त व्यंजन में छ त्र ज्ञ श्र आता है। 4 होते हैं। और देखिए, छ अघोष हर वर्ग का पहला, मतलब पहला वर्ग और दूसरा अघोष होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा ये तीनों क्या होंगे? सघोष होंगे। तीनों क्या होंगे? सघोष होंगे। सघोष। पहला दूसरा क्या होता है? अघोष। तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है? सघोष। याद रखिएगा। अब देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये वर्ग। अब देखिए, अल्प प्राण की बात हो रही है। अल्प प्राण कौन से होंगे? पहला होगा, तीसरा होगा और पांचवा होगा, ये अल्प प्राण होंगे। इसी तरह महाप्राण क्या होंगे? 2 और 4 ये महाप्राण होंगे। दूसरा और चौथा क्या होंगे? महाप्राण होंगे। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होगा और हर वर्ग का दूसरा और चौथा जितने भी शब्द आएंगे, वर्ण आएंगे उसमें वो महाप्राण होंगे। अब देखिए, छ और क और श से मिलकर बना है। त्र त और र से मिलकर ज्ञ, ज और ञ से मिलकर बना है। स्र स और र से मिलकर बना है। यद्यपि हम 10 स्वर लेते हैं तो वर्ण 49, यदि 13 लेते हैं तो वर्ण 52 होते हैं। याद रखिएगा। वर्णमाला। अब देखिए, वर्णमाला 2 तरह के होते हैं, स्वर होता है और व्यंजन होता है। स्वर की परिभाषा, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। स्वरों का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण देखते हैं। स्वरों का वर्गीकरण मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक और कौन सा स्वर होता है? लुप्त स्वर होता है। तो पहले ह्रस्व स्वर देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय जिनके उच्चारण में कम समय लगता है ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। एक मात्रा का समय लगता है। ये 4 होते हैं। अ, ई, उ और री, ये 4 होते हैं। याद रखिए, अ, ई, उ और री। इनको मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, इनकी संख्या 7 है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ, ए ओ, ये कितने हो गए? 7 हो गए।
तो दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं, जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, जैसे हे राम, ओम, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? लुप्त स्वर। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। किसके आधार पे? उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 तरह के, हर्ष स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, लुप्त स्वर। अब जिह्वा के आधार पर देखते हैं। अब देखिए, जीव के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है और पश्च स्वर होता है। अग्र, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव के अग्रभाग का प्रयोग काम करता है, अग्रभाग काम करता है, ठीक है, जैसे ई, ए, इसमें अग्रभाग काम करता है, इसलिए अग्र स्वर बोलते हैं। जीव का मध्य भाग काम करता है, अ, तो इस हिंदी में अस्वर केंद्रीय स्वर कहते हैं, इसको हिंदी में अस्वर को क्या कहेंगे? केंद्रीय स्वर भी कहते हैं, और इसमें मध्य स्वर काम करता है ओ में बोलने में। चलिए आगे चलते हैं। पश्च स्वर, उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, जैसे आ, उ, ओ, अ, आ, ये पश्च स्वर का मतलब पश्च स्वर बोले जाते हैं। अब देखिए, मुंह के खुलने के आधार पर विवृत होता है, अर्धवृत होता है, संवृत होता है और अर्ध संवृत होता है। पहले हम विवृत देखते हैं। विवृत मतलब ओपन, मुंह के खुलने के आधार पे। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा खुलता है, जैसे आ, ठीक है, आ खुलता है, विवृत स्वर कहलाते हैं। अर्ध विवृत हाफ ओपन, जिन मुंह स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, अ, ए, ओ, औ, ठीक है, आ, ओ, ए, अ, ये सब क्या है? अर्ध विवृत हैं। चलिए आगे देखते हैं। संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, ठीक है, ई, उ, ये संवृत होते हैं, क्लोज होता है इसमें। अर्ध संवृत हाफ क्लोज, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, ठीक है, ए, ओ, ठीक है, ए, ओ, ये क्या हो जाएंगे? अर्ध संवृत हो जाएंगे। ओठ की स्थिति के आधार पर अवृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होता, ठीक है, अवृत्तमुखी बोलते हैं उसको। आ, ई, ए, वृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार होता है, जैसे अ, उ, ओ, आ, ये वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। हवा को नाक व मुंह से निकालने के आधार पर 2 तरह के होते हैं। एक होता है निरुनासिक मौखिक स्वर होता है, एक अनुनासिक स्वर होता है। तो निरानुनासिक या मौखिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, निरानुनासिक, अ, आ, ई, ठीक है। अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण से हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, अ, आ, ई, ठीक है, आ, ई, तो ये क्या हो जाएगा? अनुनासिक स्वर होंगे। हिंदी में सभी स्वर अनुनासिक हो सकते हैं। घोष के आधार पे, घोष का अर्थ होता है स्वतंत्रियों में श्वास का कंपन होता है। सॉरी, घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्रियों में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ होती हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ हैं। क्या है? याद रखिएगा, जितने भी स्वर हैं वो सब सघोष हैं। क्या है? सघोष हैं। स्वरों का परस्पर अंतर, देखिए, अहर्ष्य होता है, ठीक, कंठ से निकलता है, मध्य स्वर है, मध्य भाग से निकलता है और अर्ध विवृत है। क्या? अर्ध विवृत है। आ दीर्घ स्वर है, कंठ से निकलता है, पश्च स्वर है पीछे
और विपरीत है। ई ह्रस्व है, तालव्य से निकलता है, अग्रस्वर है, संवृत्त है। ठीक है। ई दीर्घ स्वर है, तालव्य से, अग्रस्वर है, संवृत्त है। इसी तरह ऊ ह्रस्व है, ओठ से निकलता है, ऊ पश्च स्वर है, संवृत्त है। ऊ दीर्घ है, ओठ से निकलता है, पश्च स्वर है, संवृत्त है। री ह्रस्व है, मूर्धन्य। ए दीर्घ है, कंठ तालव्य, अग्रस्वर है, अर्ध संवृत्त। ए दीर्घ है, कंठ तालव्य, अग्रस्वर है, अर्ध संवृत्त विपरीत, अर्ध विपरीत। ओ दीर्घ है, कंठोष्य है, पश्च स्वर है, अर्ध संवृत्त। ओ औ दीर्घ है, कंठोष्ठ है, पश्च स्वर है, अर्ध विपरीत। री का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है, जैसे ऋण, ऋषि, ऋतु आदि।